ये वीडियो मेरी वर्ल्ड वॉर 2 की जो पूरी सीरीज है उसका एपिसोड नंबर 18 है। इसके पिछले वीडियो में हमने बाल्कन कैंपेन की शुरुआत की, जब कैसे इटली ने हमला किया ग्रीस के ऊपर, और उसी के साथ जो वर्ल्ड वॉर 2 का बाल्कन कैंपेन था वो स्टार्ट हो गया। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हिटलर ने डिसाइड किया कि उसको भी इन्वॉल्व होना है बाल्कन कैंपेन में, तो उसके बाद क्या हुआ। कहानी शुरू होती है 28 अक्टूबर साल 1940 को। ये वो तारीख है जब इटली ने यानी मुसोलिनी ने अपना अटैक लॉन्च कर दिया था ग्रीस के ऊपर। मुसोलिनी को लग रहा था कि ग्रीस एक छोटी कंट्री है, उसकी मिलिट्री बहुत पुरानी है, वेल इक्विप्ड नहीं है। उसके कंपैरिजन में इटली की मिलिट्री तो काफी एडवांस थी। तो उसको लग रहा था कि सिर्फ वो अपनी एयरफोर्स को वहां पे भेजेगा और कुछ टोकन बॉम्बिंग करेगा, मतलब थोड़ी बहुत बॉम्बिंग कर देगा, तो उसी की वजह से ग्रीस की जो सरकार है वो अपने घुटने पे आ जाएगी और ये लड़ाई चलेगी ही नहीं, मतलब वो इन्वेजन करेंगे और उसी में जीत जाएंगे। ये मुसोलिनी का मानना था। बट जब एक्चुअली अटैक लॉन्च हुआ तो वो सब लोग ये बात देख के हैरान रह गए कि ग्रीस ने ना सिर्फ उन लोगों को रोका, अपने को बहुत अच्छे से डिफेंड किया, बल्कि काउंटर अटैक किया। जो फोर्सेस आ रही थी इटली की अल्बानिया से, अल्बानिया ऑलरेडी इटली के कब्जे में था, तो जो फोर्सेस वहां से आ रही थी उनको उन्होंने पहले रोका और फिर उसके बाद पीछे भेजा, और एक्चुअली ग्रीस की फौज घुस गई थी अल्बानिया के अंदर इटली को पीछे करते करते। तो ये बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट था इटली के लिए, मुसोलिनी के लिए और हिटलर के लिए भी, क्योंकि अब इटली एक एक्सियल कंट्री था। अब जब ग्रीस जैसी छोटी कंट्री इटली जैसी बड़ी कंट्री को, और एक्सियल इतनी इंपॉर्टेंट कंट्री थी वो इटली, उसको अगर हरा रही है तो कुछ तो ही प्रॉब्लम की बात है। और हिटलर का एक दूसरा मुद्दा यह था कि जो रोमानियन ऑयल फील्ड्स थी, जहां से काफी ऑयल मिलता था जर्मनी को, उस पूरे रास्ते को जो ऑयल जो सप्लाई होती थी उसको सिक्योर करने के लिए बहुत जरूरी था हिटलर के लिए कि ग्रीस और यूगोस्लाविया उसके कब्जे में हो, यानी पूरा बाल्कन जो रीजन है वो एक्सियल कंट्रोल में हो। इसीलिए फिर हिटलर ने मुसोलिनी को टेलीग्राम भेजा, उसको एक लेटर भेजा और उसको बोला कि भाई अब कुछ दिनों के लिए अपनी एक्टिविटी रोक दो आगे, अब हम लोग कुछ तो वहां पे ऑपरेशन करने जा रहे हैं। और इसी प्रकार ये प्लान शुरू हुआ हिटलर का ग्रीस और यूगोस्लाविया को एक साथ इन्वेड करने का। 1940 के पूरा 1940 में और 1941 तक आते आते ज्यादातर बाल्कन कंट्रीज जो थी, यानी हंगरी, बल्गेरिया, रोमानिया, ये सारी कंट्रीज ट्राइपार्टाइट पैक्ट जो था, यानी कि जो एक्सियल कंट्रीज थी उनके साथ मिल चुकी थी, उनके साथ अपना एक रिलेशनशिप बना चुकी थी। तो यूगोस्लाविया को प्रेशर कर रहा था हिटलर कि तुम भी आके हमको ज्वाइन करो और ये पूरा जो रीजन है ताकि वो उसके कंट्रोल में आ जाए। तो यूगोस्लाविया का जो प्रिंस पॉल था उसने 25 मार्च 1941 को ये अनाउंस कर दिया कि हम भी अब जाके जर्मनी से मिल रहे हैं। जो यूगोस्लाविया की आर्मी में सीनियर पोजीशंस में सर्बियंस थे, उन लोगों के बात पसंद नहीं आई कि कैसे यार हम सर्बियंस हैं और हमारी वर्ल्ड वॉर 1 में दुश्मनी थी जर्मनी के साथ, तो हम लोग कैसे जर्मनी से मिल सकते हैं। तो इस रंजिश की वजह से उन्होंने ये प्लान किया कि हम प्रिंस पॉल को ही हटा देंगे, और उन्होंने तख्ता पलट किया। और 27 मार्च को यह तख्ता पलट सक्सेसफुल हुआ और उन्होंने एक नए किंग को बैठा दिया गद्दी पे, जिसका नाम था किंग पीटर II। और इस किंग की उम्र सिर्फ 17 साल थी, वो बालिग भी नहीं था। जब हिटलर को यह बात पता चली, यानी उसी दिन जिस दिन तख्ता पलट हुआ था, उसने अपने सारे मिलिट्री एडवाइजर्स को बुलाया और 27 मार्च 1941 को उसने अपना ऑर्डर दे दिया। इस ऑर्डर का नाम था हिटलर डायरेक्टिव 25, और इसका मेन मकसद था यूगोस्लाविया के ऊपर एग्रेसिव हमला और पूरी तरह उनको कैप्चर करना। हिटलर ने यह कहा कि उसको यूगोस्लाविया की पूरी मिलिट्री को डिस्ट्रॉय करना है, और इससे पहले कि वहां का जो नया राजा है, जो 17 साल का बच्चा है, जो वो अपना लॉयल्टी हिटलर के लिए बताए या ना बताए, एक्सियल कंट्रीज के लिए बताया ना बताए, उसके पहले ही हमको उसकी पूरी मिलिट्री स्ट्रेंथ को डिस्ट्रॉय करना है। इस ऑर्डर के साथ उसने हिटलर डायरेक्टिव 25 ओके कर दिया। 2 अप्रैल को जर्मनी ने अपनी एम्बेसी के जितने भी जर्मन नेशनल्स थे उन लोगों को बोल दिया कि भाई यहां से सिटी खाली कर दो, और सबको समझ में आ गया कि अब जर्मन अटैक आने वाला है। और 6 अप्रैल को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लुफ्तवाफे के अटैक के साथ यूगोस्लाविया का इन्वेजन स्टार्ट हो गया। क्योंकि अब बाकी बाल्कन कंट्रीज ऑलरेडी एक्सियल इन्फ्लुएंस के अंदर थी, इसीलिए जर्मनी ने जो अटैक किया यूगोस्लाविया के ऊपर वो 3 जगह से किया, रोमानिया, हंगरी और बल्गेरिया। इन 3 तरह से अटैक करने की वजह से यूगोस्लाविया की डिफेंस के पास कोई चांस ही नहीं था अपने आप को अच्छे से बचा पाना। और एक्चुअली अगर आप देखें तो करंट सिचुएशन में भी जो रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा है उसमें भी कुछ यही सिचुएशन है कि यूक्रेन के ऊपर 3 तरफ से अटैक किया था रशिया ने। रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब बात करते हैं यूगोस्लाविया की मिलिट्री स्ट्रेंथ के बारे में। उनके पास जो आर्मी थी, यानी रॉयल यूगोस्लाव आर्मी, वो काफी छोटी थी, और उनके पास जो वेपन्स थे वो वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम के थे। उनके पास जो एयरफोर्स थी वो भी काफी छोटी थी, और टोटल कुल मिला के उनके पास सिर्फ 400 के आसपास एयरक्राफ्ट थे, और वो भी पुराने थे।
नेवी भी उनके पास बहुत ही छोटी थी, और जब जर्मनी जैसी सुपर पावर उनके ऊपर अटैक कर रही थी तो ऑब्वियसली उनके पास कोई चांस ही नहीं था अपने आप को बचाने का। और सिर्फ जर्मनी नहीं, इटली और हंगरी ने भी यूगोस्लाविया के ऊपर अटैक किया था। तो इतना स्ट्रॉन्ग और इतना एग्रेसिव अटैक करने के बाद यूगोस्लाविया के पास कोई चांस ही नहीं था, और सिर्फ 11 दिन की लड़ाई के बाद यानी 17 अप्रैल साल 1941 को यूगोस्लाविया ने एक अनकंडीशनल सरेंडर साइन कर दिया, यानी बिना किसी कंडीशन के उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। और यूगोस्लाविया का जो किंग था उसको वहां से निकाल के वो लोग इवैक्यूएट करके ले गए इंग्लैंड। यूगोस्लाविया की हार के बाद जो विक्टर कंट्रीज थी उन्होंने इस कंट्री को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक हिस्सा मिला जर्मनी को, फिर एक इटली को, हंगरी और बल्गेरिया। ये 4 हिस्सों के होने के बाद सर्बिया का जो हिस्सा था वो ज्यादातर कंट्रोल मिला उसका जर्मनी को, और एक और रीजन था जिसमें जर्मनी और इटली लोग मिलके अपना एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे थे। जैसे ही यूगोस्लाविया ने ऑफिशियली सरेंडर किया, तुरंत वहां की मिलिट्री का कर्नल था, उसके पास जो कुछ बचे कुछ फौजी थे, सारे लोग सरेंडर नहीं किए थे। वो लोग ने वहां से भाग के वो लोग छुप गए और उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर स्टार्ट किया अब उन फोर्सेस के अगेंस्ट जो यहाँ पे ऑक्यूपाई कर रहे थे, यानी जर्मन इटालियन फोर्सेस के अगेंस्ट। और वहां दूसरी तरफ यूगोस्लावियन किंग ब्रिटेन में बैठ के यहाँ से इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि कैसे कैसे क्या करना है। ये जो यूगोस्लावियन आर्मी से निकाल के गुरिल्ला आर्मी बना ली गई थी, इन्होंने सोवियत यूनियन के साथ मिलकर वॉर के एंड तक जर्मन ऑक्यूपेशनल फोर्सेस के खिलाफ लगातार गुरिल्ला वॉरफेयर चालू रखा। और जर्मनी ने भी यहाँ पे जितने भी ज्यूज थे इस रीजन में उन सबको निकाल के उन लोगों को एग्जीक्यूट किया गया। 1941 में यूगोस्लाविया में इतनी तेज जीत होने के बाद ये बात जर्मनी के लिए साफ हो गई कि अब पूरा बाल्कन रीजन जो था अब वो जर्मनी के इन्फ्लुएंस में आ गया था। कहने के लिए तो इटली के भी इन्फ्लुएंस में था, बट वो ज्यादातर हिटलर के ही हाथ में था। और अब ये बात क्लियर हो गई कि अब जो सोवियत यूनियन पर अटैक करना है ऑपरेशन बारबरोसा, उसके लिए ये बाल्कन फ्रंट पूरी तरह सिक्योर था। अगर टेक्निकली देखा जाए तो यूगोस्लाविया वॉर के एंड तक जर्मन ऑक्यूपेशन के अंडर नहीं था। हुआ क्या था कि अगस्त 1944 के महीने में जब रोमानिया, जो कि अभी तक एक्सियल कंट्रीज के साथ थे, उन्होंने विड्रॉ कर लिया एक्सियल कंट्रीज से और वो मिल गए एलाइड साइड पे जाके, तो एक्सियल कंट्रीज में जर्मनी की पोजीशन इस एरिया में अनटेनेबल हो गई। मतलब उसको लगा कि अब हम यहां पे अपनी पोजीशन को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तो वो लोग भी वहां से हट गए और यहां पे अब एक कम्युनिस्ट रिजीम आ गई। और वॉर के कुछ सालों बाद तक वहां पे यूगोस्लाविया में कम्युनिस्ट रिजीम थी, बट 1948 में सोवियत यूनियन से भी अलग हो गया यूगोस्लाविया। और इसी के बाद यूगोस्लाविया और सोवियत यूनियन के बीच में एक बिटर स्वीट सा रिलेशन बन गया। तो ये बाल्कन कैंपेन का सेकंड एपिसोड था और ये पूरी कहानी थी यूगोस्लाविया के इन्वेजन की। इसका अगला जो एपिसोड है उसका लिंक आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा, वीडियो के सेंटर पे, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।